So we are going to start the next chapter nuclei. तो जब बात चली थी रदरफोर्ड की, तो उसने और उसके जो एसोसिएट्स थे, उन्होंने मिलकर के जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके थ्रू उन्होंने एटम और एटम किस तरह से मेडअप है, या एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, या एटम का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, उसको बताया। और उसी बेस पर इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो जनरली बोला जाता है कि उसने किस चीज को कंसिडर करते हुए लिया था, प्लेनेटरी सिस्टम को मानते हुए, इसलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्या भी बोल दिया जाता है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ न्यूक्लियस या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो उसने बोला कि इसके अंदर, उसके मॉडल के अंदर, कि जो पूरा मास है, पूरे एटम का जो भी मास है, मैक्सिमम मास वाज रिजाइडिंग एट द सेंट्रल कोर। कहां पे रिजाइड कर रहा था? सेंटर पे रिजाइड कर रहा था, इन अ स्मॉल रीजन एंड हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज इन इट। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज, और सॉरी मैक्सिमम मास, या मैक्सिमम बोले या पूरा का पूरा भी बोल सकते हो, 99.9% मास वाज रिजाइडिंग एट द सेंट्रल कोर इन अ स्मॉल रीजन हैविंग पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंट्रल कोर थी वो। ठीक है, बाकी का मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटम वाज एम्प्टी, बिकॉज नो अल्फा पार्टिकल स्कैटर नहीं हो रहे थे वहां से मैक्सिमम पोर्शन से। ठीक है साहब, यहीं से उसने ये भी बता दिया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटॉमिक साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। तो जब ऑर्डर की बात करें, साइज है ना, एटॉमिक साइज का ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर हम बात करें, तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है क्या, एटॉमिक साइज, एटम की साइज। और जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो किस ऑर्डर की होती है, फर्मी ऑर्डर की, है ना, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर की ये रहती है, यानी कि फर्मी ऑर्डर की न्यूक्लियस साइज। तो एटॉमिक साइज से कंपैरेटिवली बहुत 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 स्मॉल है। ठीक है, तो रेडियस वगैरह सब इसकी क्या हो जाएंगी, एटम्स के कंपैरिजन में एटम साइज से बहुत 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 छोटी हो जाएगी। अच्छा साहब, फिर ये तो हुआ, ये सब चीजें जो बनी थी ये किससे बनी थी, सिर्फ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या जो भी स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था सिर्फ उनसे। लेकिन इसके बाद न्यूक्लियस की, हाँ भाई वाकई में अभी तक तो बस ये हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशंस हुए थे 2-3, कि हाँ भाई स्कैटर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे हैं, इस बेस पर उसने न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस बोला। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्या वाकई में ऐसा होना भी है, क्या वाकई में ऐसा होगा, तो इसका मतलब कुछ और एविडेंस अगर मिल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो बाद में पता चला कि हाँ भाई ऐसा होता है, और उसका एविडेंस मिला क्या, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को डिके करते हैं। जिस टाइम डिके होते हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, जब न्यूक्लियस जाता है तो उस टाइम वो एक सर्टेन टाइप के पार्टिकल्स का या सर्टेन टाइप की रेडिएशंस को एमिट करता है, जिनको बाद में जब पता चला तो बोला गया अल्फा रेस या अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो ये सब जो कुछ रेडिएशंस एमिट हो रहे थे ये सब न्यूक्लियस के कारण ही हो रहे थे, न्यूक्लियस से ही हो रहे थे। तो ये बताया गया, मतलब ये सब जब प्रैक्टिकल्स किए गए, ऑब्जर्वेशंस ली गए एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, तो पता चला कि सभी के सभी अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ऑल वर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। सो इट मींस देयर ओरिजिन, वो कहां से ऑब्टेन हो रही थी ये सारी चीजें, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, ये सब कहां से होंगे, और न्यूक्लियस से हो रहे थे। इनका ओरिजिन क्या हुआ, न्यूक्लियस। इसका मतलब कोई एंटिटी है जो वाकई में लाई कर रही है द सेंटर, जिसको न्यूक्लियस बोल दिया गया था, और वहां पे ये सारे फेनोमेनन हो रहे थे। इस बेस पे फिर फाइनली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया गया था कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या हम करवा सकते हैं, कुछ इंसर्ट करवा के न्यूट्रॉन्स वगैरह एक्स्ट्रा या कुछ एनर्जी वगैरह दे दे। उन बेसिस पर भी पता चला कि हाँ भाई उसमें भी ये चीजें वैलिड हो रही थी। तो बोला गया हाँ भाई न्यूक्लियस होता है, वाकई में होता है। तो अब ये सारी चीजें हो गई कि न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किन चीजों से बना है, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बोला मैक्सिमम मास है, मैक्सिमम मास है, और जो भी मास है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये पता चला कि हो सकता है सारा बस प्रोटॉन प्रोटॉन से मिलकर के बनाओ,
और क्योंकि उसने ये भी बोला कि यार एटम न्यूट्रल होना है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे, जितने पास में आ रहे थे उतना ही ज्यादा रिपल्शन लग रहा था। रिपल्शन तभी लग सकता था अल्फा पार्टिकल विच इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना, ट्वाइस He+2 जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो कोई पॉजिटिव चार्ज अगर किसी पास से निकलते हुए दूर चला जाए तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये पास वाला पार्टिकल भी पॉजिटिव नेचर का हो। तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव नेचर का बोला गया, लेकिन उस टाइम तक प्रोटॉन वगैरह के बारे में नहीं पता। तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस किन चीजों से मिलकर के बना है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, उन चीजों की हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो सब बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ठीक। तो प्रोटॉन का पता चला, है ना, गोल्डस्टीन ने बताया था प्रोटॉन के बारे में, तो बताया कि हाँ भाई, तो हो सकता है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, तो कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस प्रोटॉन से मिलकर बना होगा, ठीक है। और उसका प्लेनेटरी मॉडल, और दूसरी चीज ये बोल रही थी कि एटम न्यूट्रल है, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर ही कहीं पे होंगे, लेकिन उनका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, कि ठीक है साहब। लेकिन जब बाद में जेम्स चैडविक आया 1932 में, तो उसने डिस्कवरी की किसकी, न्यूट्रॉन की। तो जब जेम्स चैडविक आया उसने बताया कि भैया एक पार्टिकल और होता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जब उसका कुछ एक्सपेरिमेंट था, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, कि जब एक पर्टिकुलर वे के अंदर उनको पास करवाया जाता है, तो एक पैराफिन वैक्स से हम जब पास करवाते हैं तो होना चाहिए था, चार्ज पार्टिकल बाहर निकलने चाहिए थे, न्यूट्रल पार्टिकल कुछ इस तरह से बाहर निकल रहे थे। ऐसा ऐसा करके एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये कहां पर हो रही थी, ये न्यूक्लियस के ओरिजिन से ही हो रही थी। तो बोला गया कि साहब एक पार्टिकल और होना चाहिए जो न्यूक्लियस में रिजाइड करे, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये चीज तो बताई, डिस्कवरी तो करी जेम्स चैडविक ने। तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, बड़े मतलब खतरनाक भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। एक जना डिस्कवरी करता है, दूसरे जना उसके ऑब्जर्वेशंस को देखता है, वो उसको कैच करता है और कुछ अपने स्टेटमेंट बोलता है, दूसरा आकर के इन सबके ऑब्जर्वेशन को देख करके अपने स्टेटमेंट बोल करके चला जाता है और हिट हो जाता है। तो ऐसे ही हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग जो था उसने देखा कि भैया प्रोटॉन चल ही रहा है, न्यूट्रॉन आ ही गया है, जेम्स चैडविक ने बोल ही दिया है, तो उसने अपना एक हाइपोथेसिस दे दिया। क्या हाइपोथेसिस दे दिया, आप होते तो आप भी यही देते, सुनो कि अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो एक्सपेरिमेंट जब उसने जेम्स चैडविक ने किया, परफॉर्म किया, उस बेस पर पता चल रहा था कि कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकल रहे थे। कहां से, एटम के अंदर से, और उस पर शावर की जा रही थी चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे थे, और जब तक न्यूट्रॉन पता नहीं था तब तक यही माना जा रहा था कि चार्ज पार्टिकल ही। तो एक मास दूसरे मास से टकराएगा, ये मान लीजिए एक प्लस का क्यू है, ये प्लस क्यू से टकरा है, तो इसको टकराने के बाद ये आगे जा रहा है, तो भी ये तो चार्ज ही होना चाहिए ना। प्लस का प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर नहीं सकते। तो आप सोचो कि अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से टकराए और बाहर एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल निकल रहा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस माने हम कि यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल रहा होगा, है ना साहब। तो बात समझ में आ रही होगी, आप लॉजिक बैठ ही रहे है ना, कि अगर कोई प्लस का चार्ज है वो इस प्लस से टकराए, Q1 मान दो, Q2 मान दो, ये इससे हिट हुआ, तो जब कोलिजन हो गया इनका, तो कोलिजन के बाद अगर कोई चीज बाहर आ रही है, चाहे Q1 आएगी या Q2 आएगी, दोनों में से कोई एक बाहर आएगा, आएगा तो रहेगा तो चार्ज ही, एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर ही नहीं रहे, दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यहां पर आने वाला पार्टिकल ये इस पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब यहां पर एक एंटिटी की एग्जिस्टेंस और मानी जाए, जहां पर प्लस Q2 तो होता और एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कुछ होता, तो यही चीज इससे टकरा करके बाहर निकल रही होगी, और बाहर निकल रही होगी तो ये इससे टकरा रहा है, बाहर निकल रहा है, और इलास्टिक कोलिजन है ऑलमोस्ट,
इसका मतलब इसने अपनी एनर्जी पूरी इसको दे दी और ये इससे आगे बढ़ गया, तो उसी स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आया जिस स्पीड से टकराया था। यार ये तभी पॉसिबल है जब आइडेंटिकल मास भी हो, है ना। एक चीज जैसे एक कैरम की कॉइन, जो कैरम की गोटी होती है जिसको बोलते हैं, एक कॉइन स्ट्राइकर बड़ा है साइज में, कॉइन है छोटी, दूसरी कॉइन है, कॉइन एक कॉइन जिस स्पीड से जाके दूसरी कॉइन से टकरा रही है वो भी उसी स्पीड से आगे जा रही है, आइडेंटिकल मास विद सेम स्पीड, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे, ये यहां पे आप सोचो कि एक कोई एम मास है, दूसरा आइडेंटिकल मास से जब डायरेक्ट हिट होगा और इसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा, तो इलास्टिक कोलिजन ये बोलता है कि अगर ये v स्पीड से आया था तो ये एम मास भी किस स्पीड से जाएगा, v स्पीड से जाएगा, है ना। ऐसा होता है मतलब, तो कॉमन सेंस की, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रल, ये कोई चीज टकराई और यहाँ पे न्यूट्रल निकला और उसी स्पीड से, ऑलमोस्ट उसी स्पीड से निकला, उसका मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रल एंटिटी लाई कर रही थी, वो न्यूट्रल एंटिटी को बोला गया था न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीजें पता चल गई। अब कहां पे लाई कर रही है, पॉजिटिव के पास में। पॉजिटिव कहां पे था, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों था, रदरफोर्ड कह रहा था पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होना चाहिए और बाहर निकल रहा है न्यूट्रल। इसका मतलब आप होते तो भी तो ये बोलते क्या भैया, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज के साथ एक और ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो उसको क्या नाम दे साहब, जेम्स चैडविक ने दे दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और हाइजेनबर्ग ने तुरंत अपना एक हाइपोथेसिस तैयार करके मार्केट में फेंक दिया, क्या कि भैया न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ और इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर व्हाट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बन गए साहब। अच्छा, बाद में फिर फर्दर जो डिस्कवरीज हुई हैं उससे ये भी पता चल रहा है, अभी जो चलती हैं कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस के थ्रू, कॉस्मिक रेस का ओरिजिन, जब इसकी कॉस्मिक रेस की स्टडी वगैरह करते हैं, मेसॉन पार्टिकल्स बनते हैं। तो मेसॉन पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। फ्लेवर का मतलब वो खाने वाले नहीं, मतलब डिफरेंट शेप साइज उस तरह के कुछ चीजें बोली जाती है, डिफरेंट चार्ज डिफरेंट नंबर, वो सब, इन सब का ओरिजिन न्यूक्लियस है। तो ऐसे बहुत बीटा पार्टिकल हम बोल ही रहे, पॉजिट्रॉन हो गया, है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब, ये सारी चीजें एविडेंस है न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस की। और जो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने माने हुए हैं, इसीलिए बाकी अभी डिस्कवरीज चले आ रही है और ये जब तक चलती जाएगी, जब तक चलती जाएगी तब तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। और मेरी थ्योरी, मतलब मैं ऐसे ही इसको ऐसे नहीं, पब्लिकली नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए क्या न्यूक्लियाई के, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है क्या बेसिकली इसके न्यूक्लियस के, ठीक है साहब। अब जहां बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन के बारे में अब आपको छोटी मोटी बातें पता ही है, बताना क्या है, वैसे फिर भी बता ही देते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं तो। सिंबल जनरली मैं P या P प्लस लिख देते हैं इसको ना, जनरली बुक्स में P लिखा होता है, मैं P प्लस, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इस पर पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू कितनी ली गई है, अराउंड 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतनी इसकी वैल्यू ली गई है। जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम MP बोल दें, तो वो अराउंड है साहब 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg, ये मास है और चार्ज है। अच्छा, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था कौन सा, मैग्नेटिज्म, उसके अंदर हम बात करते थे मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना, म्यू एल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन वगैरह हमने बात करा था, बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने वहां पर कुछ कुछ बताया था इस तरह का, आपको ध्यान हो तो, म्यू एल इज इक्वल टू Q बाय 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इनटू L वॉज एंगुलर मोमेंटम MVR, ठीक है। तो यहां से ये Q की वैल्यू जब रखते थे तो ये EVR अपॉन 2
बन जाता था, ऐसा कुछ होता था। और म्यू एल बाय एल, इसकी वैल्यू हम बोल देते हैं ई बाय टू ई। तो म्यू एल क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है ई अपॉन टू ई, है ना, पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम। सो इसी तरह से प्रोटॉन का भी एंगुलर मोमेंटम होता है साहब। अब आप सोच सकते हो कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो ई तो सेम ही रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या डिफरेंट हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब आप खुद बता सकते हैं क्या कि अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और किसका? प्रोटॉन का, विच शुड बी ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? किसका एंगुलर किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का, और बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। उसका रीजन आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन टू मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पे ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, म्यू एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। तो क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे बोला जाता है कि साहब प्रोटॉन का भी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, और क्या होता है साहब? हमने इसमें यहां पर आपको ध्यान हो तो एक और चर्चा करी थी, डिस्कशन किया था, वो था क्या चीज की चर्चा करी थी हमने? स्पिन मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो उसी के थ्रू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की भी चर्चा करी थी, म्यू एस, है ना, म्यू एस की ई अपॉन एम आया था, इसका डबल था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर इसमें भी स्पिन क्या होता है? एक तो होता है रिवॉल्यूशन, है ना, अराउंड द समथिंग। तो जैसे न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, तो स्पिन मोशन भी है। तो यहाँ पर दो तरह के मोमेंटम हो जाते हैं, एक तो ये रिवॉल्विंग के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण, और एक एक्सिस पे रोटेशन। ठीक ऐसे ही इसके भी है, किसके? प्रोटॉन के भी मैग्नेटिक मोमेंट भी है और स्पिन मोमेंट भी है। और इसका जो स्पिन मोमेंट आता है, या इंट्रिंसिक, जिसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक मोमेंट, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, इंट्रिंसिक या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वो निकल करके आता है हाफ। वो होता है, इसको क्या बोला जाता है कि हाफ का है, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना, स्पिन। और क्या होता है जनरली? ये इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। मास हमने बता ही दिया कि इतना इतना मास होता है, ऐसा ऐसा कुछ इनकी, इसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। और बात कर लें तो उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है न्यूक्लियस का? सेकंड है कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। सिंबल इसको दे देते हैं हम एन, स्मॉल एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका चार्ज कितना होगा? कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। मास ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर ही है, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर है ना। इसका जो मास है वो है प्रोटॉन के बराबर ही, बट लेकिन अगर बिल्कुल इनको कंपेयर ही करना है तो स्लाइटली ग्रेटर है, 6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब हम 2 डिजिट तक बात करते हैं तो 1.67 ही लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आइडेंटिकल मासेस कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। सो स्लाइटली ग्रेटर है ना। अभी कुछ चीज इसी तरह से, अच्छा, यहां पर मतलब बुक्स बोलते हैं कि हालांकि ये न्यूट्रल है, कौन? न्यूट्रॉन, फिर भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। देयर इज सम मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल्दो डोंट नो, बट लेकिन पाया गया है ना। ऑब्जर्वेशन ऐसी बोलती है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका। सो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट बताया गया, ऑल्दो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो खैर मेन चीज आपके लिए ये है और ये है, ये केवल एक दो जगह पे लिखा हुआ दिखा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आप बचपन से सीख रहे हो, बचपन बोले तो आप कि 11th ग्रेड से, और कुछ कुछ चीजें 9th 10th ग्रेड से, ठीक है। एक बात, एक वर्ड आता है न्यूक्लियॉन,
एक वर्ड आता है न्यूक्लियन। दूसरा वर्ड आता है साहब आपके पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एक वर्ड आता है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। और एक वर्ड आता है आपके पास न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास। और एक आता है न्यूक्लियाइड, है ना। जब न्यूक्लियस सुसाइड कर ले तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ऐसा कुछ नहीं। खैर, तो देखिए साहब न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, है ना। चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। हम एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियन दो अलग चीजें हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है एक कमरा, रूम, आपका रूम। न्यूक्लियंस हैं वो बंदे जो उस कमरे के अंदर रह रहे हैं, खत्म, ठीक है। अब कमरे में कौन रह सकता है, कमरे में कौन रहता है, घर के कमरों में कौन रहता है इन जनरल, ये मत बोल देना कुत्ते भी रखते हैं हम तो, बिल्ली भी रखते हैं, शेर भी रखते हैं, चूहे भी रखते हैं, वो नहीं। बंदों की बात करें तो इधर मेल फीमेल, यानी कि इस तरह के दो पार्टिकल हमने न्यूक्लियस में बता ही दिया, दो ही तरह के पार्टिकल लाई कर रहे हैं, कौन, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। उन दोनों को मिलाकर के ही बोला जाता है क्या, न्यूक्लियन। सो न्यूक्लियन इज नथिंग अ नेम और अ टर्म given combinedly given to proton and neutron together। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है। अच्छा, इसमें और क्या अच्छी बात होती है, इसके अगर फोर्सेस की डिस्कशन की जाए तो जो न्यूक्लियस फोर्स होता है जो इनको बाइंड करता है, वो इनमें भेदभाव नहीं करता कि भैया कौन चार्ज वाला है और कौन न्यूट्रल है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियस फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो मेन चीज कंसीडर करता है क्या, मास। भाई मास कैसा है, किस में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना है। दोनों का आइडेंटिकल मास है तो दोनों को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करता है। बट हाउएवर अगर आप यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करोगे तो वो चार्ज को कंसीडर करता है, तो कि फिर वो डिफरेंशिएट करेगा, प्रोटॉन अलग चीज है और न्यूट्रॉन अलग चीज है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स विच विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बाइंड देम टुगेदर, ओके, ठीक है। तो कंबाइनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑल टुगेदर हमने बोल रखा है क्या, न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये इनका पेयर, कोई सा भी पेयर, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई सा भी, तो उनको हमने कंबाइनली नाम दे दिया है सिंपली, है ना। पेरेंट्स जैसे नाम दे देते हैं भैया, फादर मदर को कंबाइन नाम दे दिया पेरेंट, सिंपल। वैसे न्यूक्लियन किसको हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। In actual, it represents the number of protons। कहां पर, न्यूक्लियस में, ऑब्वियस सी बात है। अब लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है, और क्योंकि इसके अंदर अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, तो अगर जितने प्रोटॉन है उतने चार्ज होंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसलिए बोला गया कि जो नंबर ऑफ Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ ही साथ वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है, यानी कि हम Na की बात करें, Na+ की नहीं, तो Na के अंदर जैसे 11 है ना, अभी अभी देखेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो आगे आने वाला है न्यूक्लियर। तो 11 होता है क्या, एटॉमिक नंबर सोडियम का। तो सोडियम में न्यूट्रल स्टेट के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं और 11 प्रोटॉन्स भी हैं, उसी को हमने Z बोल दिया। और ये जो एटॉमिक नंबर है यही सबसे मेन बेसिस है किनको, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। फिर बात आती है मास नंबर। मास नंबर सिंबल इज A, ठीक है। मास नंबर नाम से समझ में आ जाए, टोटल मास कितने हैं, नंबर ऑफ मासेस।
और मास किसको बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमने बोला रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस के बेस पर कि सारा मास तो कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पर? स्मॉल रीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब स्मॉल रीजन ऑफ एटम, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। उसमें कौन है मासिव पार्टिकल, कौन है? तो पता चल चुके हैं न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है। तो इनका अब कितने प्रोटॉन है? मान लीजिए 10 प्रोटॉन है, 15 न्यूट्रॉन है, टोटल 25 हो गए। तो इस 25 को बोल रहे हैं क्या? मास नंबर। सिंपली कितना मास है ना। हमने एक मास ऑफ प्रोटॉन को एक नंबर बोल दिया कि भाई दो प्रोटॉन है तो 2, मास नंबर 2। 3 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन हो गया तो टोटल मास नंबर 4, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब मास नंबर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बोले तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सिंपल है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को टुगेदर यही बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोल दूं अब, अच्छा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हमने डिफाइन कर ही दिया Z। तो अगर मैं बोल दूं यहां पर कि A इज द मास नंबर, तो इसमें Z नंबर तो है कि क्या? प्रोटॉन्स है। और लेट सपोज हम मान लेते हैं X इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, X, तो X की वैल्यू क्या निकल गई यहां से? A माइनस Z। तो ये X क्या है? A माइनस Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, X, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने नंबर हैं उनको काउंटिंग कर ली, वो मास नंबर बोला जा रहा है। तो यहां से A माइनस Z क्या होनी चाहिए? आपका मास, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A इज द मास नंबर। ठीक है। न्यूक्लियर मास, जो आपका जितने नंबर हैं उसमें से अब क्या करें, क्योंकि हमें पता है कि इसका मास स्लाइटली ज्यादा है, तो हमने क्या किया? एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास निकाल लिया। अब एवरेज कितना आ गया? 1.6726, एक है 1.6749। इनका एवरेज करोगे और अगर 2 डिजिट तक ही पूछो तो 1.67 ही आएगा ना। इसलिए तो हम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आइडेंटिकल मान रहे हैं। तो एक न्यूट्रॉन बोलो या एक प्रोटॉन बोलो या इन जनरल एवरेज न्यूक्लियॉन बोल दो, कोई सा भी एक न्यूक्लियॉन, उसका मास है इतना 1.67। ठीक है। ये चाहे आप इसको एमपी बोल दो, मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, या मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन बोल दो, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो एक न्यूक्लियॉन का मास हम 1.67 कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे कितने न्यूक्लियॉन हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये भी मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन तो 10 न्यूक्लियॉन ये भी है, 5 न्यूट्रॉन है तो 5 न्यूक्लियॉन ये भी है। टोटल कितने हो गए? 15 न्यूक्लियॉन, 15 न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर कितना हो गया? 15 न्यूक्लियॉन है, एक का मास m 1.67 है, तो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो न्यूक्लियर मास किसके बराबर है? मास नंबर यानी कि A इंटू मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। 1 न्यूक्लियॉन का मतलब और कुछ नहीं, दैट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन। सिंपल है ना, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना चीजों को। तो न्यूक्लियस का मास कितना आ जाएगा भाई? जितने उसके अंदर पार्टिकल्स हैं हर एक का मास सेम है। 10 पार्टिकल है तो 10 इंटू 1.67, 20 पार्टिकल है तो 20 इंटू 1.67। सिंपल है ना। न्यूक्लियाइड, व्हाट इज न्यूक्लियाइड? इट इज द रिप्रेजेंटेशन गिवन टू एनी एलिमेंट। ठीक है, एनी एलिमेंट। हमारे अभी तक जो 118 एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं, जो पीरियोडिक टेबल आप बेसिकली याद करते हैं, ऑल आर एलिमेंट्स, और आप याद भी करते हैं लीना गिरफ्त से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राज, है ना, ये दीज। तो ये सारे हैं। तो उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका तरीका, लिखने का तरीका स्पेसिफिकली, ताकि हमें पता चले कि मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो उसको कैसे लिखूंगा, सोडियम की बात कर रहा हूं तो उसको कैसे लिखूं, जिससे मुझे मैक्सिमम बेसिक इंफॉर्मेशन एक्वायर हो जाए। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना इसमें ये इसका मास नंबर है, कितना मास हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स केवल एक रिप्रेजेंटेशन से अगर मुझे मिल जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड कहला रहा है न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड का मतलब
एक एलिमेंट को डिस्क्राइब करने का तरीका, और उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? इन जनरल z x a. व्हाट इज x हियर? x इज एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो। बाकी तो बताइए, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, a मास नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जो मैंने कहा था अभी आगे चलूं, आगे बताऊंगा सोडियम के टाइम पे, 11 Na23। अच्छा, बहुत से लोग और बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, 11 Na23 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे यहां लिख दो या ऊपर नीचे ऐसे लिख दो, है ना, दोनों रिप्रेजेंटेशन वैलिड है। ZX A ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो मैक्सिमम बुक्स में आपको इस तरह की मिलेगी, बाकी दोनों रिप्रेजेंटेशन वैलिड चलती है। ठीक है, तो 11 का मतलब क्या हो गया? Z है यहां पर 11, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट के अंदर 11 है, और नंबर ऑफ मास नंबर कितना है? 23 है। इसमें 11 तो प्रोटॉन ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बचे? 23 माइनस 11, है ना, 23 माइनस 11 कितने हो गए? 12। तो 12 क्या चल रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 है न्यूट्रॉन्स, 11 है प्रोटॉन, 11 है इलेक्ट्रॉन। मास नंबर 23 है, तो इस न्यूक्लियस का, सोडियम के न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियर मास कितना होगा? 23 इंटू 1.667 10⁻⁻27 kg। डन हो गया। सो ये हमारा, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन एक रिप्रेजेंटेशन से पता चल गई। द स्पेसिफिक पर्टिकुलर वे टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट टू ऑब्टेन द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास नंबर इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर प्रॉपर्ली?